हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये पॉलिटी का हमारा अगला चौथा लगभग वीडियो है, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास देखें, संविधान सभा देखें। लेकिन आज से लगभग बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि भाग 1, 2 और 3, 4 जो भी है, संघ और राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निषेधता, तो इन चारों भागों को लगभग आर्टिकल से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम बच्चे तैयार भी कर लेते हैं। तो जो अभी यूपीएसआई के बच्चे हैं, उनको कार्यपालिका समझना है, तो उनके डिमांड पे मैं कार्यपालिका से ही शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि भाग 5 से लेकर के और भाग 22 तक अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसको पूरा कराए हुए हैं। और पूरा यूट्यूब पे फ्री वीडियो हम 5 से 12 तक आपको देंगे, क्योंकि जो भी शुरू करता है वो 1 से 4 तक ही कराते हैं मैक्सिमम चीज़ें। लेकिन 5 से अगर आप समझ लेंगे तो आपकी पॉलिटी की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि संघ, राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्वों के आर्टिकल से ही आपको जानने होते हैं। मैक्सिमम अनुच्छेद ही आते हैं, तो उन अनुच्छेदों को याद कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 10 मिनट में आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो समझने वाला चैप्टर है वो भाग 5 से है। क्योंकि 1 से लेकर के और भाग 4 तक हम पॉलिटी कहते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान बहुत सारे हिस्से में आता है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम के हिस्से में 5 से 22 तक आता है। और इसको हम राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे पॉलिटी पूछा जाता है। तो जैसे यूपी टेट का ही एक सिलेबस है, उसमें पॉलिटी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है। संविधान के बारे में जानना है तो 1 से 4 तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर राज व्यवस्था को जानना है, पूरे भारत को चलाया किस तरह से जाता है, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में, तो उसे पॉलिटी कहते हैं। तो भाग 5 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाग 5 को ही हम सबसे बड़ा भाग कहते हैं संविधान का। और सबसे बड़ा भाग यानी कि 101 अनुच्छेद भी हैं इसमें। तो आपसे अगर सवाल कभी पूछे कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 ही है। देखिए, अब भाग 5 को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कार्यपालिका जो है हमारे इंडिया में या भारतीय संविधान में 2 तरीके से बनाई गई। तो कार्यपालिका हमारे यहाँ एक होती है केंद्र की कार्यपालिका। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है उसको हम कहते हैं संसद। यानी कि हमारे भारत की एक कार्यपालिका होगी और इसी में 2 सदन होंगे, जिसको हम उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के अलावा संसद का एक और अंग होता है जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 अंग है। जैसे सवाल आपसे पूछेगा कभी भी कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल ये करे कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। सदन की बात करें तो 2 है, लेकिन अंग की बात करें तो 3 है। कभी कभी आपसे बड़ा ही क्वेश्चंस पूछते हैं राष्ट्रपति से। बहुत एग्जामों में देखा हूँ सवाल कैसे पूछता है कि राष्ट्रपति क्या किसी सदन का सदस्य होता है, संसद का सदस्य होता है? तो यह सदस्य कभी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। 2 बातें तो हमेशा याद रखिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति कभी किसी चीज़ की अध्यक्षता नहीं करता, एक बात याद रखिए। कहीं भी सवाल आ जाए कि लोकसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता, इस समिति की, उस समिति की, ज्वाइंट सेशन की, संयुक्त कुछ भी सवाल आ जाए और ऑप्शन आपका राष्ट्रपति है, तो पहले ही गलत हो जाता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, सबसे बड़ा पद होता है। तो ये कभी भी किसी चीज़ की अध्यक्षता नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, सदन का सदस्य नहीं होता है, ये संसद का अंग होता है। तो जब कभी भी सवाल पूछे कि संसद का अंग कितने, तो 3। अब क्या ये किसी सदन का सदस्य होता है? तो नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये बहुत उलझाता है। पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आते हैं आर्टिकल से, लेकिन अगर राज व्यवस्था से आएगा तो आपको घुमाएगा कि अगर मान लीजिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते, स्पीकर नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, सभापति नहीं है, उपसभापति नहीं है, तो कौन करेगा? वहाँ दे देगा ये फला फला करके, राष्ट्रपति भी दे देगा। तो कितना भी घुमाएं, राष्ट्रपति कभी अध्यक्षता नहीं करता है, सबसे बड़ा पद होता है, ये याद रखेंगे। और किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखेंगे। बाकी सदन की बात करें तो संसद के कितने सदन? तो 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा। अंग की बात करें तो 3, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आपका भारत है, अगर हम यहाँ इंडिया को देखें तो भारत को सिर्फ और सिर्फ केंद्र से ही नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि इसके छोटे छोटे संघ होंगे, छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश होंगे, राज्य होंगे। तो ये पूरे देश को तो दिल्ली से चलाया जा रहा है, क्योंकि संसद तो केंद्र की कार्यपालिका तो दिल्ली में ही है।
तो दिल्ली से पूरे भारत को चलाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्यों के पास भी अपनी कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो उनके लिए राज्य की भी कार्यपालिका बनाई गई है, जिसका उल्लेख भाग 6 में है। यानी कि केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख किस में है? भाग 5 में है। तो दूसरी क्या होगी? राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका, इसको हम कहते हैं विधान मंडल, इसे कहते हैं विधान मंडल। हर राज्य का अपना विधान मंडल होता है। चलिए, तो हम देखेंगे कि जैसे केंद्र में एक संसद होगा, वैसे प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा। पर विधान मंडल के भी 2 ही सदन होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में 2 सदन हो। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो विधायिका होती है, एक सदनीय भी विधायिका होती है और द्विसदनीय भी विधायिका होती है। तो एक सदनीय विधायिका और दूसरा होगा द्विसदनीय विधायिका। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर था तो 7 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। अभी 6 राज्यों में एक सदनीय द्विसदनीय विधायिका है और करीब 22 राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। अब इसको देखेंगे एक सदनीय में क्या होता है। जैसे केंद्र में संसद का अंग राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल एक हो गया। दूसरा आपका होगा क्या? विधानसभा। तो याद रखिएगा कि अगर विधानसभा जिन भी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है तो वो एक सदनीय विधायिका वाले राज्य। ऐसे 22 राज्य हैं जहां पे क्या है? एक सदनीय विधायिका ही है। अभी एकदम पूरा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, नोट बाद में कर लीजिएगा, 2 मिनट आपको समय दे देंगे, लेकिन अभी समझेंगे नहीं, दिमाग अगर लिखने में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझिए आप लोग। जैसे 22 राज्य हैं, जैसे एमपी हो गया या फिर आपका बंगाल हो गया, राजस्थान, बहुत ऐसे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य भी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। विधानसभा का ही चुनाव होता है, काम हो जाता है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, जैसे 6 राज्यों में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला। अगर इन राज्यों की बात करें, ये 6 राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में एमएलए का भी चुनाव होता है, एमएलसी का भी चुनाव होता है। बिहार में एमएलए का भी होता है, एमएलसी का भी होता है। महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, आंध्र में भी होता है और तेलंगाना में भी होता है। एक सवाल यहाँ से क्या आता है कि अगर एक ही सदन से काम चल जाता तो दूसरे सदन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो दूसरे सदन की इसलिए जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए विधानसभा है, तो विधानसभा एक छोटे से राज्य में कम जनसंख्या में काम चला लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके लिए विधान परिषद बनता है। विधान परिषद बनता है कि विधान परिषद भी काम कुछ कर लेगा और विधान सभा भी कर लेगा। और एक तो राज्यपाल आपका होगा ही होगा, राज्यपाल होगा ही होगा, जैसे राष्ट्रपति होते हैं। तो देखिए, अगर एक सदनीय विधायिका है तो आप क्या कह सकते हो? वहां केवल विधानसभा है, राज्यपाल तो दोनों में होगा। अब अगर कहें द्विसदनीय विधायिका है तो वहां पे उच्च सदन विधान परिषद होगा और निम्न सदन विधानसभा होगा। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है ना ये वीडियो में? तो विधान परिषद जो है ये आपका उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन। ठीक वैसे ही राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद होता है राज्य में, केंद्र में लोकसभा की तरह राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है। याद रखिएगा, क्योंकि इनकी सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे योग्यताएं भी, आयु भी, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं इनसे। अगर विधान परिषद की बात करें तो किस सदन की तरह है? राज्यसभा की तरह। और विधानसभा की बात करें तो लोकसभा की तरह। अब इन दोनों को हम एक ही शब्द से जानते हैं, क्या? एमपी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राज्यसभा का एमपी है, हम कहते हैं लोकसभा का एमपी है, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, अगर हम इधर आ जाएं तो जो उच्च सदन है, विधान परिषद है, इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, एमएलसी कहते हैं। और वही अगर विधानसभा का चुनाव हो तो इसको एमएलए कहते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अब विधान परिषद का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वो डायरेक्ट खुला चुनाव नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव होगा तो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो खुला मतदान करता है। पर इनके अनुपातिक ढंग से कई तरीके से चुनाव किए जाते हैं, जिनमें अभी जैसे बीए पास के लोग भी देते हैं, अध्यापक भी देते हैं, विधानसभा के लोग भी चुनते हैं 1/3 करीब, फिर राज्यपाल भी चुनता है। उससे कई प्रकार, लगभग 5-6 प्रकार से चुनाव किया जाता है। लेकिन विधानसभा का खुला चुनाव होगा। अब देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, ये दिल्ली पहुंचे तो पूरा केंद्र में एक सरकार बनाते हैं, यानी कि इनको हम सांसद कहते हैं। इनको हम सांसद कहते हैं, जो भी केंद्र में जाते हैं सांसद, और इन्हें विधायक कहते हैं।
तो जैसे विधायक का चुनाव होता है तो ये अपने राज्य के राजधानी में पहुंच के सीएम का चुनाव करते हैं, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, लेकिन वही सांसद जब दिल्ली पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ये समझ आ गया होगा। केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है? 5 में। अगर राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख बोले तो 6 में। इसका अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, यानी कि भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है पूरी तरह से। अगर आप केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ लिए तो राज्य की कार्यपालिका अपने आप हो जाती है। यानी कि इसको ट्रिक पे कैसे सेट करते हैं, जैसे मैं अभी बताऊं, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस में है? 80 में है। लोकसभा का 81 में है। याद रखिएगा, उच्च सदन है इसलिए पहले इसको लिखा जाता है। ये आर्टिकल भी याद हो जाएगा, 79, 80, 81, 79, 80, 81 याद कर लेंगे कि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा। अगर आप इधर आइए तो विधानमंडल का उल्लेख 168 में है और 169 में क्या होगा? विधान परिषद होगा। किधर गया? 169 में क्या होगा? विधान परिषद, क्योंकि इसी की तरह है ना उच्च सदन। और 170 में क्या होगा? विधानसभा। ये बात हजम हो रही है? अब आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे याद है, फटाफट बताया जा रहा है। तो इसको याद करने का बड़ा इजी ट्रिक, अगर आप चाहें तो चुटकी में आर्टिकल से याद करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखिए, अगर हम लोग 89 खाली प्लस कर देना, इसमें केंद्र में क्या प्लस करना होगा? 89, 89, तो वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। राज्य का जो है वो टोटली निकल जाता है। जैसे अगर आप देखिए, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, 79 है, 79 में संसद है, तो जिस तरह संसद केंद्र का 79 में, वैसे राज्य का विधानमंडल 168 में, तो निकल आएगा। निकाल के देखिए, 79 में क्या जोड़ना है? 89, 9 दूना 18, 7 और 8, 15, 1, 16, 168 निकल के आया कि नहीं आया? अब देखिए, अगर राज्यसभा की तरह विधान परिषद है तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, 89 जोड़िए, 169 निकल के आएगा। अगर 81 लोकसभा का है, 89 जोड़िए, क्या निकल के आएगा? आप किसी भी आर्टिकल को, मैं बता रहा हूँ आपको, करीब इस पे 237 तक अनुच्छेद निकाल सकते हैं और ये ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। अब अगर बहुत बड़ा रिसर्च और बड़ा अनुभव के बाद ये चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप बैठ कर रटते रहिए। 112 तक ये चलेगा, 112 से लेके 148 तक खाली 90 प्लस करेंगे ना, तो ये टोटली आपका भाग 6 के अनुच्छेद निकल के आ जाएंगे। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले तो इसे जानना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण लेके दिखाता हूँ आपको। 74 में प्रधानमंत्री है, 75 में महान्यायवादी, मंत्री परिषद 74 में, 75 में प्रधानमंत्री, 76 में महान्यायवादी होते हैं। आप निकाल के देख लीजिए, 74 में मंत्री परिषद होता है, 75 में प्रधानमंत्री होते हैं, 76 में महान्यायवादी होता है। अब राज्य में आइए तो 163 में मुख्यमंत्री, 164 मंत्री परिषद, 164 में मुख्यमंत्री, 165 में महाधिवक्ता होते हैं। अब इन दोनों के बीच का आप निकालिए अंक, क्या होगा? 89 होगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 74 में जोड़िए 89, 9, 4, 13, 7, 8, 15, 1, 16, 163। तो ये कोई भी आर्टिकल बड़ा ही इजी है। आप थोड़ा सा अगर खाली मेहनत करेंगे, पॉलिटिकल साइंस झूठे हुआ बनाए हैं लोग, है कुछ नहीं, आपको एक ट्रिक पे 150 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो इनको जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे ना केंद्र का, पर आएगा कब? जब तक आप केंद्र की कार्यपालिका नहीं समझेंगे तो राज्य की कार्यपालिका नहीं आएगी। पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें, संसद का उल्लेख, प्रधानमंत्री, क्योंकि जब ये याद होगा तो उसमें खाली आप जोड़ते जाएंगे तो उधर का निकलता जाएगा। जैसे 112 में बजट का उल्लेख है, वित्तीय विवरण का, 1 और 1 2 होता है, 1 रुपया मिलकर कितना? 2 रुपया। ऐसे याद कराया जाता है बच्चों को कि 1 रुपये का जो उल्लेख है, भारत का जो हिसाब होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में होता है। अगर वही राज्य का पूछे, आपको जोड़ दीजिए सीधा, तो 112 से 90 जोड़ना पड़ेगा। अगर जो अनुच्छेद याद है उसी पे हम अप्लाई करते हैं, 123 सबको याद रहता है, अध्यादेश है राष्ट्रपति का, 123 में अध्यादेश है, आप 90 जोड़िए, 213 आएगा। 2 को आगे 1 को पीछे कर दीजिए, राज्यपाल का निकल के आ जाएगा अध्यादेश। तो जितने आर्टिकल्स हैं, अगर आप सिर्फ इन पे अप्लाई करते जाइए तो पूरे, अगर सिर्फ केंद्र की कार्यपालिका आपने पढ़ा तो राज्य की कार्यपालिका चुटकी में निकाल लेंगे, पर कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। बस सब्जेक्ट को समझना होता है। अगर सब्जेक्ट को हमने समझ लिया तो समझिए कुछ भी नहीं है, नहीं समझ आया तो टफ लगता है। तो ये आपका भाग 5 हम लोग शुरू करेंगे। अभी मैंने बस कार्यपालिका बताई। कार्यपालिका के बाद जो सबसे बड़ा भारत का पहला नागरिक होता है, सबसे सर्वोच्च पद होता है, उसी से शुरुआत किया जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक होता है। देखिए 52 में राष्ट्रपति है, तो जैसे राष्ट्रपति केंद्र में है वैसे ही राज्य में कौन है? राज्यपाल।
जैसे राष्ट्रपति केंद्र में वैसे राज्य में राज्यपाल। तो याद रखिएगा ये केंद्र है, ये पूरे इंडिया को चला रहा है, और बाकी छोटे छोटे लखनऊ में, पटना में, कोलकाता में अलग अलग और कार्यपालिका तो राज्य की कार्यपालिका है, वो किस में आएगी? भाग 6 में। अब भाग 5 में क्या आएगा? तो केंद्र की कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति का जैसे 52 है ना, इसके एक आगे प्लस कीजिए, एक पीछे प्लस कीजिए, तो 153 में कौन आ जाता है? राज्यपाल। निकल जाएगा। राष्ट्रपति में क्या करना है? एक आगे प्लस करो और एक पीछे प्लस करो। तो आर्टिकल्स याद करने का आज खजाना आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं कि किस तरह से आर्टिकल्स निकालने हैं। वो खाली थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो सारे अनुच्छेद आपको जुबानी याद होते जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति में। ये केंद्र की कार्यपालिका मैंने बता दिया, ये राज्य की कार्यपालिका। तो अगर इसको समझेंगे ये अपने आप निकल जाएगा। जो काम 1 महीने का वो 10 दिन में हो जाएगा आपका। आगे हम लोग राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति को भी एक ही ट्रिक पर मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, और एक ही ट्रिक को रटना है और पूरे राष्ट्रपति के आर्टिकल खत्म। देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद, कार्यपालिका की सभी शक्तियां निहित होती हैं, कार्यपालिका के सभी कार्य इसी के नाम से किए जाते हैं, और जितने विदेशी या केंद्र या बाहर की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य, कोई भी समझौता होता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, क्योंकि ये प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 52 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। एक शब्द, एक वाक्य या शब्द कहिए, इसको आप रट जाइए। पकानी को का दु यो द श म। देखिए, अगर आप इसको 2 मिनट जाप कर ले तो याद हो जाएगा। पकानिको का दियो दशम। अब ये रटने का काम क्यों है पकानिको का दियो दशम? क्योंकि इसी आर्टिकल पे पूरा राष्ट्रपति आपका खत्म हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को आप पढ़ेंगे, कम से कम हर किताब में 5 से 6 पन्ने में दिया है, 10 पेज 20 पेज, और आप एक ट्रिक पे पूरे राष्ट्रपति को याद करा देंगे। आपको एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आप बैठिएगा, क्वेश्चन करना शुरू कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि ये तो हलवा हो गया, कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। आप आराम से एकदम इजी तरीके से कर लेंगे इसको। देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, प का नी को का दु यो द श म। चलिए इसको हम लोग अब इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। पकानिको का दियो दशम, इसको 2-4 बार आपको रटना पड़ेगा। पकानिको का दियो दशम, पकानिको का दियो दशम, ऐसे करके जाप कर लीजिए, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पकानिको का दियो दशम का फॉर्मूला हम सेट कैसे करेंगे? तो देखिए, 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है, 52 से लगातार पढ़ दीजिए। 52 के बाद क्या आएगा? 53, उसके बाद क्या आएगा? 54, उसके बाद क्या आएगा? 55, उसके बाद 56, उसके बाद 57, उसके बाद 58, उसके बाद 59, उसके बाद 60, उसके बाद 61। अब देखिए, प से क्या होगा? राष्ट्रपति का पद। का से क्या होगा? तो कार्यपालिका का प्रधान या कार्यपालिका का मुखिया, क्योंकि कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। को से क्या होगा? कोटा। का से क्या होगा? कार्यकाल। और दू से क्या होगा? तो दोबारा नियुक्ति, दोबारा नियुक्ति। उसके बाद आ जाइए योग्यता। यो से क्या होगा? योग्यता। द से क्या होगा? दशा। स से क्या होगा? शपथ ग्रहण। और म से क्या होता है? महाभियोग, महाभियोग। देखिए कितना आसान है। क्या करना है इसमें भाई? कोई भी आर्टिकल उठा ले, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख किस में? 58। सीधी सी बात है। लगातार आपसे महाभियोग का उल्लेख 61 में। अगर आपको कोई भी अनुच्छेद पूछे, पकानिको का दियो दशम रट लीजिए, आपको देखना नहीं है। इधर मान लीजिए हम देख नहीं रहे, हमने पूछा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख क्या है, तो आप पढ़ेंगे पकानिको का, आ रहा है 52, 53, 54, 55, 56। आप निकाल लेंगे खूब आराम से। कुछ भी नहीं याद है आप तुरंत निकाल लेंगे। मुझे तो ये सारे याद है, पर आपको याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। जैसे महाभियोग, तो लास्ट में ऐसे गिन लीजिए, पकानिको का दियो दशम म 61 में आ रहा है, 52, 53, 54, 55 रट जाइए। जैसे भी अगर पूछे निर्वाचन, तो पकानी यानी कि 52, 53, 54, 54 में क्या आ जाएगा? निर्वाचन। अब देखिए, 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
हमने क्या बताया, संसद का अभिन्न अंग होता है ये, सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, क्या होता है, अंग। अंग और सदस्य में भी अंतर है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंट है। तो देखिए, अगर आप इस कैंपस में बैठे हैं तो हम इसका एक सदस्य हो सकते हैं, पर अंग नहीं है। ये पिलर है, ये अंग है, ये इसी पे तो इमारत खड़ी है, तो वो अंग है, वो इमारत उसकी खड़ी है। बाकी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति का होना क्या है, अति आवश्यक है। अब भाई अंग होना, असदस्य होना, ये दो बातें हैं। अगर ये ना रहे, ब्रेन सरेंज कुछ भी काम चलेगा, पर पिलर ना रहे तो मकान रहेगी। तो इस मकान का वो एक अभिन्न अंग है। ठीक उसी तरह से संसद का एक अभिन्न अंग होता है, कौन, राष्ट्रपति, न कि सदन का सदस्य होता है। तो आप देखेंगे 52 में पद का उल्लेख है। फिर कहाँ से क्या आएगा, कार्यपालिका का मुखिया। अब देखिए, मैंने बताया क्या कि राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यपालिका के सभी कार्य किए जाते हैं। और ये सवाल आता है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है, कार्यपालिका का मुखिया कौन हुआ, राष्ट्रपति। उसके बाद नी से निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से वरीयता क्रम में अनुपातिक ढंग से राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाता है। इतना लंबा एक सेंटेंस है, पर इसको समझने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। राष्ट्रपति समझेंगे, पूरे एक एक आर्टिकल को समझने में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, पर हमें अभी खाली आर्टिकल्स याद करने हैं, क्योंकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। फिर कोटा होता है। इसका जो निर्वाचन है आम जनता की तरह नहीं, आम लोगों की तरह चुनाव नहीं होता है। इंडिया में कई प्रकार के चुनाव होते हैं। तो आम चुनाव जो होता है उसमें खुले चुनाव, हम जा रहे हैं वोट दे रहे हैं किसी को, इसमें क्या है कि वो व्यक्ति नहीं भाग लेंगे। इसमें लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबको वोट देना है। यानी कि अगर मान लीजिए ABCD 4 कैंडिडेट, तो 100 वोट है, मान लो 100 लोग अगर जाएंगे तो चारों को वोट देना पड़ेगा। आपकी तरह नहीं है, आप क्या करते हो, एक ही लोगों को चुनाव देते हो ना, अरे वोट देते हो, मत देते हो। लेकिन यहाँ एक को नहीं, वरीयता क्रम में दिया जाता है। जैसे एक आदमी गया, सबसे प्रिय कौन है, तो डी वाला है, तो डी को प्रथम पे, इनको द्वितीय पे, इनको तृतीय पे, इनको चतुर्थ पे भी चुन सकता है। ऐसे कंडीशंस में 50+1 कोटा आपका आना चाहिए, तभी आप जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतता है कोई भी। जैसे मान लो ये 100 वोट हैं, अगर ये 40 पा गए, ये 30 पा गया, ये 20 पा गया, ये 10 पा गया, तो आम चुनाव में क्या होता है कि सिर्फ बहुमत में हो तो वो जीत जाता है, पर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी नहीं जीतेगा, सब हार जाएंगे। फिर ये वरीयता क्रम को देखा जाता है कि जैसे सबसे जो कम पाया है ना, इसको फाइट से बाहर कर देते हैं। जैसे 10 ऐसे लोग हैं जिनको पहले पे डी को चुना था, तो उन 10 को देखा जाएगा दूसरे पे किसे चुने थे, तो उसका वोट इसमें ऐड होता जाता है। फिर अगर मान लीजिए कि इसी को मिल गया 5, इसको 5, इसको 5, इस तरह करके 2-3, मान लो 2 ही 3 मिल गया, इसको 42 हो गया, इसका 35 हो गया, इसका 25, फिर भी कोई नहीं जीता, तो अब इनको फाइट से बाहर कर देंगे। किसको, सी वाले को, जिसका सबसे कम होगा। उसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 20 ऐसे लोग थे जो पहले पे सी को चुने थे, तो 20 लोग दूसरे पे किसे चुने थे, उसका ऐड होगा। इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हारने वाला भी जीत जाता है। मान लीजिए इसका पूरा इसी में आ गया तो ये जीत जाएगा। इसको क्या करना है, खाली 50+1 लाना है। तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अलग तरीके से होता है, तो उसके निर्वाचन पे हम बात करेंगे। लेकिन आपसे सवाल अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो 54 में। ठीक, आगे देखिए, कोटा की बात करें तो कोटा मैंने वही बताया, 50+1 को निकालते हैं। जैसे कुल वैध मत जो आते हैं, वैध मतों में नीचे कुल वैध मत बटे में उम्मीदवारों की संख्या +1+1 निकाला जाता है कि 50+1 आया कि नहीं आया, वही कोटा है। तो बड़ा गणितीय चीज़ है ये। ऐसे नॉर्मली तुम्हें मिलेगा नहीं यूट्यूब में कि पूरा इसका करके हिसाब किताब दिखा दे, पर मैं दिखा दूंगा पूरा कि किस तरह से इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। वैसे पूछता नहीं है वनडे एग्जाम में, बस यही पूछेगा कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान में वरीयता क्रम से अनुपातिक ढंग से कराया जाता है। पर इन सभी शब्दों को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि तुरंत ये हो जाए। फिर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो कौन से अनुच्छेद में, 56 में। दोबारा नियुक्ति की बात करें तो क्या है, एक व्यक्ति भारत में अनलिमिटेड बार लड़े चुनाव, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। राष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका से, पर अमेरिका में 2 ही बार बन सकते हैं। और एक चीज होता है कि अमेरिका में वंशानुगति होना, मतलब वहाँ का जन्मजात नागरिक होना अति आवश्यक होता है। मतलब वहीं पे जन्म लिया होना चाहिए आप, वहाँ के नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नागरिक होना चाहिए, चाहे जैसे भी ले लें, पंजीकरण करा के भी कोई ले लिया तो लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में जन्मजात नागरिक मांगता है,
तो एक ये फर्क है। दूसरा, अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, पर भारत में अनिश्चित काल है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 बार 3 बार 1 बार लड़े। तो यही है कि कोई एक व्यक्ति चाहे जब तक मर्जी तो दोबारा नियुक्त किया जा सकता है अगर वो जीत रहा है तो। 58 में क्या है, योग्यता। अब देखिए योग्यता में क्या, एक ही शब्द बार बार यूज किया जाता है, क्या भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, और इसके लिए अनुमोदक प्रस्तावक 50-50 की जरूरत पड़ती है, पर जमानत राशि 15,000 रुपये की पड़ती है। तो ये पूरी योग्यताओं का जो उल्लेख है, 35 वर्ष की आयु हो। तो यहीं से तो सवाल खूब आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो 35 वर्ष। अगर पूछ दे कि मैक्सिमम आयु, तो मैक्सिमम का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो। या आपसे ये भी एक सवाल करता है कि अगर भारत का नागरिक है, पागल दिवालिया नहीं है, मान लीजिए चुनाव होने के बाद कोई इस तरह का हो जाए, तो 102 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कि बाद में अयोग्यता जो घोषित की जाती है। दिवालिया का मतलब क्या होता है, जो फ्रॉड किया हो इंडिया के साथ, नागरिकता भी उनकी छीन ली जाती है ना। तो दिवालिया घोषित हो जाए, जैसे विजय माल्या था तो दिवालिया घोषित हो गया, लेकर भाग गया पैसा। तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो पागल है, तो पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे दशा की बात करता है। तो दशा में कई सारे विशेषाधिकार राष्ट्रपति के दिए गए हैं। तो इनमें हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तभी इसको बेहतर आपसे समझ पाएंगे या मैं समझा पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 60 में दिया है स से क्या होगा, शपथ ग्रहण। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उल्लेख पूछता है कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 60 में। उसके बाद म से महाभियोग। अब देखिए राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है कि भारत का पहला नागरिक है, सर्वोच्च पद है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसके राष्ट्रपति पे FIR तक नहीं किया जा सकता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मनमानी छोड़ दिया जाए राष्ट्रपति को भी। जैसे एक वर्ड यूज होता है ना कि रबड़ की मुहर है राष्ट्रपति, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हर एक लोगों को कंट्रोल करने का संविधान ने या हमारे राज्य व्यवस्था ने काम किया, क्योंकि वो भी तो मनमानी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपना मनमानी कर रहे हैं, हमारे देश हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, अब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ये उस पद के लायक नहीं है, तो भाई कोई ना कोई उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि इनको हटाया कैसे जाए। तो ये महाभियोग लाया जाता है। अब महाभियोग में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। आप देखे ही हैं, तो राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन में अगर आवाज उठती है और 1/4 सदस्य उसके लिए अनुमोदन करते हैं और इन दोनों सदनों में प्रूफ हो जाता है, क्योंकि एक सदन अगर लगाता है एलिगेशन तो दूसरा जांच करता है, उसके बाद इन पे मतदान होता है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। अगर उसके बाद भी प्रूफ हो जाए कि नहीं ये गलत है, तो राष्ट्रपति अपने आप पद से हट जाते हैं। इसी को महाभियोग कहते हैं। और 2/3 अंतिम बहुमत चाहिए। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जैसे महाभियोग लाने के लिए कितने लोग चाहिए, तो 1/4। किस सदन में, ऐसे सवाल आता है कि महाभियोग किस में लाया जाए, तो दोनों में से किसी में भी लाएंगे, लेकिन जिसमें आएगा दूसरा वाला उसका अन्वेषण करता है, जांच पड़ताल कि भाई ठीक है कि नहीं। राज्यसभा में आया तो लोकसभा उसकी जांच करेगा, लोकसभा में आया तो राज्य। तो लाने के लिए कितने व्यक्ति, 1/4, और कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले। लेकिन अगर प्रूफ हो जाए तो यानी कि दोनों में बारी बारी या संयुक्त रूप से 2/3 बहुमत अगर ला देते हैं सदन में, तो राष्ट्रपति अपने आप पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है आपका महाभियोग। यहां तक समझे। अब देखिए 62 अनुच्छेद को समझते हैं। 62 में कहा गया है कि ये कभी दावा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति का पद खाली था। अब इसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति का पद खाली क्यों नहीं हो सकता, सबसे बड़ा पद है भाई, तो कैसे खाली हो सकता है। जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहते हैं, अकाल मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें किसी भी कारणवश, तो तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति तुरंत इनका पद संभाल लेता है। एक सवाल मैं पूछूं आप लोगों से, राष्ट्रपति नहीं है तो पद राष्ट्रपति का कौन संभाल लेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश। लेकिन अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संभालता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो जब ही वो न रहे तो उपसभापति संभालेंगे। अगर उपसभापति भी नहीं है तो वो मनोनीत 12 सदस्यों में से जो विशिष्ट नागरिक हैं, वो सदस्य हैं, वो इनका पद संभालते हैं। ठीक, सीक्वेंस याद रखिएगा। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपसभापति। ठीक, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
क्योंकि ये गड़बड़ा जाता है। जैसे पूछे कि राष्ट्रपति नहीं है तो उनका पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, तो बच्चे बताते राष्ट्रपति संभाल लेगा। राष्ट्रपति नहीं संभालेंगे, बड़ा पद है ना, छोटा वाला पद तो संभालेगा नहीं। लेकिन अगर त्याग पत्र की बात आए तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। देखिए यही एनालिटिक है, थोड़ा सा यही बातें राजव्यवस्था में समझनी होती हैं। पॉलिटी इजी है, मैं भी कहता हूँ, सारे कहते हैं, सारे पढ़ाते भी हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो पॉलिटी आती है, राजव्यवस्था आती है, वो 5 से शुरू होती है। और ये सबके बस की बात नहीं है कि वो उसको बेहतर ढंग से समझा पाए। और अगर आपने समझ लिया राजव्यवस्था, तो आप समझिए कि पॉलिटी से इजी कोई विषय ही नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए, तो 16 में 16 कर लेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है, गलत होता ही नहीं है अगर आप ढंग से समझ लिए तो। जीएस का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें फुल में फुल कर लें। संविधान में कर सकते हैं आप। संविधान भाई 395 अनुच्छेद, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इससे बाहर आना क्या है। 106 संशोधन अगर पढ़ लिए तो जाना कहाँ है ये। लेकिन अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री में आप घुसेंगे तो उसका इन्फिनिट है, एकदम वो अनंत है, सागर है, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। और मान लो फंसाना ही है एग्जामिनर को, तो अकबर के दादा का नाम, उनके दादा का पूछ ले तो फंसेंगे ही। लेकिन इसमें कहीं फंसा नहीं पाएगा आपको अगर पढ़े हैं तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस ईजी है, पर बस बेहतर आपको समझ आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 5 साल पूरा होते ही त्याग पत्र दे दे या मृत्यु जो भी हो जाए, तो 62 अनुच्छेद में ही कहा गया कि राष्ट्रपति का पद दावा नहीं किया जाएगा कभी खाली था। पर अगर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पे उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक टाइम होती है, वो कितने माह की होती है, तो 6 माह। 6 माह के अंदर इनका पद भरना अनिवार्य है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं तो ये एक लिमिट टाइम होती है, वो 6 माह के अंदर उनका पद भरना ही भरना है। ये 62 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति से संबंधित और कौन कौन से आर्टिकल है, 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, 78 है, फिर आपका है 123, फिर है 143, फिर है 352, फिर 356, 360। ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, तो इन पे भी बात कर लें, क्योंकि ये सीक्वेंस था तो ट्रिक पे आप कर लेंगे, इसे ट्रिक पे नहीं कर पाएंगे। पर इसको राजव्यवस्था पढ़ते जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा ये। लेकिन अभी बता देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ कहाँ राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो देखिए 70 है, 71 है। 70 में आकस्मिक रिक्तियां हैं, आकस्मिक रिक्तियां। अब बताइए, अचानक से राष्ट्रपति की ही मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें तो उसका उल्लेख, या उपराष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियों का उल्लेख 70 अनुच्छेद में, जो अभी बताया कि राष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा। ठीक वैसे ही अगर आप 71 में देखें तो 71 में चुनाव संबंधित जो विवाद है उनका उल्लेख है। 71 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगी, है ना। अगर हम आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता कौन है, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। बच्चों से पूछिए क्लास में भी तो बोलते हैं निर्वाचन आयोग ये वो, लेकिन इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराता है कि नहीं। यही बातें आप लोगों को बस समझनी है, मुख्य बातें समझ लेंगे सही हो जाएगा, नहीं तो गलतियां यही होती हैं जाके। सबको तो यही लगेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराता है तो राष्ट्रपति का भी वही कराएगा, वो नहीं कराता है, ना ही उसके विवादों को निपटाता है। अगर यही आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद कौन देखेगा, तो आप कहेंगे फिर निर्वाचन आयोग नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर एक और सवाल आता है कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत तरीके से ही पद पे बैठ गया है और कार्य कर दिया तो भले अपने पद से हट जाए, उसके द्वारा पद पे जब बना था और बने रहने के दौरान किए गए कार्य वैध होते हैं। याद रखिएगा, वो उसका निर्वाचन भले गलत तरीके से हो गया, वो 2 दिन ही राष्ट्रपति रहा हो और 2 दिन के अंदर अगर वो कोई कार्य भी कर दिया तो वो वैध माना जाता है, अवैध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पद की एक गरिमा है, सबसे बड़ा पद है, तो ऐसा नहीं कि उसका कार्य हम अवैध घोषित कर देंगे। अब देखिए 72 क्षमादान, हर कोई जानता है क्या है इसमें, क्षमादान। 72 तो भाई रट ही लो, जैसे महाभियोग है वैसे 72 बार बार आता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के सजा को कम कराना, माफ कराना, ये किसके अधिकार में है, तो केवल राष्ट्रपति के अधिकार में। सजा को परिवर्तित करा सकता है, माफ करा सकता है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल यहाँ फंसाने के लिए ऐसे पूछता है कि क्या न्यायपालिका में किसी की सुनवाई चल रही है, किसी की कार्रवाई चल रही है, राष्ट्रपति इसको माफ कर सकता है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय या हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही राष्ट्रपति उससे माफ करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों अलग अलग हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका में, कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर न्यायपालिका के दौरान कोई कार्य चल रहा है तो राष्ट्रपति भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक अनुच्छेद है जो इनमें सिमिलरिटी दिखाता है 143 143। इस पे एक चीज है, राष्ट्रपति को इतनी स्वतंत्रता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सके। और केवल परामर्श की बात है, ऐसा नहीं कि उनको ऑर्डर दे सकता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पर 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को परामर्श ले सकता है, दे सकता है। 143 याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। यही एक अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का थोड़ा सा हस्तक्षेप न्यायपालिका में देखने को मिलती है, बाकी कहीं नहीं। 72 में क्षमादान हो गया। 73 में कार्यपालिका के विस्तार है। 78 में यह है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि कार्यपालिका की सभी सूचना राष्ट्रपति के समक्ष रखवाएं। राष्ट्रपति को सूचना देना होता है प्रधानमंत्री को कि क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है, क्या नहीं है। आगे आप देखेंगे 123 अध्यादेश है। अध्यादेश तो अभी मैं बता दूंगा, पर सबसे ज्यादा बेहतर आपको तब समझ आएगा जब आप सेशन पढ़ेंगे, यानी सत्र पढ़ेंगे संसद का। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, पढ़े ही होंगे आप लोग। एक वर्ष में अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं, मिनिमम 2 सत्र हो सकते हैं, 6 माह का अंतर होता है। तो जब ये सत्र चलते हैं तो कानून बनती है, विधायिका बनती है, विधेयक बनते हैं। लेकिन जब संसद की, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, सत्र नहीं चल रहा होता है, और समझ लीजिए कि कानून बनाना अति आवश्यक है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि पहला बजट सत्र चलता अप्रैल तक, अप्रैल मई तक मैक्सिमम, फरवरी से, और दूसरा जुलाई से अगस्त चलता है, फिर नवंबर दिसंबर। बीच में मान लीजिए कि कानून मई में ही, जून में ही कानून बनाना अति आवश्यक हो गया, सत्र चल नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे? तो उस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी कानून बना सकता है 123 अनुच्छेद के द्वारा, उसी को अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति का बनाया कानून कब तक लागू रहता है? तो वो तब तक लागू रहेगा जब तक अगला सत्र ना आ जाए। मान लीजिए मई में बनाया तो अगला सत्र कौन सा आएगा? मानसून सत्र। अक्टूबर में बनाया तो कौन आएगा? शीतकालीन सत्र। जनवरी में बना दिया तो कौन आएगा? बजट सत्र। तो जब सत्र की शुरुआत होती है तो उसके दौरान अब इसमें बहुमत कराना जरूरी होता है। अभी सवाल आता है कि अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून मैक्सिमम कितने दिनों तक रहता है? तो सत्र के दौरान 42 दिन, यानी कितने सप्ताह हो जाएंगे? ये 6 सप्ताह। तो ऐसे ही लिख के देता है 6 सप्ताह। तो अब 42 दिन, 40 दिन या 6 सप्ताह ऐसे देता है। तो 6 सप्ताह तक आपका लागू रहेगा ये कानून, और 42 दिन के अंदर अगर बहुमत पारित हो गया तो कानून हमेशा के लिए सदैव लागू हो जाता है। ऐसा राष्ट्रपति ने बहुत कानून बनाया है। अगर इस पे बहुमत नहीं हुआ 42 दिन के अंदर तो कानून अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अध्यादेश का पावर, राष्ट्रपति का। ठीक है। एक और अनुच्छेद है 111, ये भी राष्ट्रपति के बिट्टो पावर से संबंधित है। 111 में क्या है? राष्ट्रपति का बिट्टो पावर। और बिट्टो पावर क्या है? 3 तरह का बिट्टो पावर होता है ना। ये विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का, कि किसी भी विधेयकों को रोक देना, लौटा देना, या फिर उनको लटकाए रखना। कई सारे बिट्टो का यूज होता है। अत्यंतकारी बिट्टो, पॉकेट बिट्टो, फिर एक बिट्टो होता है अत्यंतकारी, पॉकेट बिट्टो, और एक बिट्टो। 3 तरह का बिट्टो भारत में यूज करता, भी दिमाग में नहीं आ रहा है हमारे। ठीक। तो 111 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये बिट्टो पावर से संबंधित है। अब देखिए 352, 356, 360, इसको याद रखिएगा, आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। 352 में बाह्य आपात का उल्लेख है। आक्रमण अगर इंडिया में हो गया, आंतरिक अशांति हो गई, ठीक है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति पावर में रहता, बाकी सब क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। यह राज्यसभा भंग नहीं होता, पर लोकसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति अकेले पूरा का पूरा चलाएगा। ठीक। दूसरा, अगर हम 356 की बात करें तो अगर किसी राज्य में शासन सत्ता ढंग से नहीं चल रही है और वहां पे विफल हो गई सरकार, तो राज्यपाल अगर सूचना दे राष्ट्रपति को तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 360 क्या है? तो 360 है वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात के दौरान आपके पूरे अगर संपत्ति पे संकट आ गया तो लगाया जाता है। यह भारत का सौभाग्य है कि अभी तक हमारे यहाँ वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स थे खाली। देखिए राष्ट्रपति कम से कम 3 से 4 वीडियो में खत्म होगा, एक वीडियो में नहीं खत्म होगा। अब इसके हम विशेषाधिकारों को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक दिन में विधायी विशेषाधिकार, उसकी सैन्य शक्तियाँ, उसके जो पावर है, जैसे वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, कई सारी शक्तियाँ हैं,
और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले व्यक्ति, उनके द्वारा किए गए कार्य, तो पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो कम से कम हमें 2-3 वीडियो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आज हम लोग देखें क्या, तो केवल राष्ट्रपति के आर्टिकल्स। तो आप यहाँ पकानिको का दियोदशम से देखेंगे 52 से लेके 61 तक, उसके बाद 70, 72, 62 भी बताया, 73, 78, 111, 123, 143, 352, 356, 360, ये जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे।